नमस्कार। आज हम अपने आसपास की दुनिया को चलाने वाले कुछ सबसे बुनियादी नियमों पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। यांत्रिकी यानी चीजें चलती कैसे हैं, उन्हें चलाता कौन है, जिसे हम बल कहते हैं, फोर्स। हाँ। और इस सब में लगने वाली चीज यानी ऊर्जा, एनर्जी। और साथ में गुरुत्वाकर्षण भी, वो अनदेखा खिंचाव जो सब कुछ अपनी जगह टिकाए रखता है। हाँ, ये वो नियम है जो मतलब साइकिल चलाने से लेकर क्या कहते हैं ग्रहों के घूमने तक हर चीज पर लागू होते हैं। बिल्कुल। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो कुछ खास सोर्सेस पर आधारित है जो यांत्रिकी, गति, बल और ऊर्जा और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों को समझाते हैं। तो हमारा मकसद है इन दिलचस्प पर कभी-कभी थोड़े मुश्किल लगने वाले आइडियाज को आसान बनाना। हाँ, देखना कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़े हैं। और इन सोर्सेस से वो सबसे जरूरी बातें निकालना जो हमें इन्हें बेहतर ढंग से समझने में मदद करें। कभी सोचा है चलते वक्त या गाड़ी में ब्रेक लगाते वक्त या बस एक कप उठाते हैं भी, हाँ, भौतिकी के कौन से नियम चुपचाप अपना काम कर रहे होते हैं? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं गति से। मोशन सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, कोई चीज अपनी जगह बदल रही है तो वो गति में है। हाँ, पर इसमें एक पेच है। गति हमेशा रिलेटिव होती है, सापेक्ष। सापेक्ष मतलब किसी न किसी चीज के मुकाबले में। जैसे आप ट्रेन में बैठे हैं, हाँ, तो बाहर के पेड़ पीछे भागते दिखते हैं, हाँ दिखते हैं, पर आपके साथ जो बैठा है वो तो आपको रुका हुआ लगता है ना? जबकि आप दोनों ही ट्रेन के साथ चल रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये तो है। और पृथ्वी भी तो घूम रही है, पर हम तो उसे स्थिर मानकर ही सारे काम करते हैं। बिल्कुल। और अगर कोई चीज अपनी जगह नहीं बदल रही है समय के साथ, तो वो विराम में है, रेस्ट पर है। ठीक है, अब गति को ठीक से समझने या नापने के लिए दो चीजें समझनी बहुत जरूरी हैं। एक है दूरी, डिस्टेंस, और दूसरा है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। और दूरी और विस्थापन ये अलग कैसे हैं? दूरी है आपने कुल कितना रास्ता तय किया, चाहे आप कितने भी गोल गोल घूमे हों। जैसे आप 4 मीटर पूरब गए, फिर 3 मीटर उत्तर गए, तो कुल दूरी हो गई 4 + 3 यानी 7 मीटर। इसमें दिशा का कोई मतलब नहीं, ये अदिश राशि है, स्केलर। ओके, सिर्फ कितना चले। हाँ, और विस्थापन है कि आप शुरू कहाँ से हुए थे और पहुंचे कहाँ, उन दो बिंदुओं के बीच की सीधी सबसे छोटी दूरी। अच्छा और इसमें दिशा भी जरूरी है। अच्छा। तो उसी उदाहरण में 4 मीटर पूरब और 3 मीटर उत्तर, आपका विस्थापन होगा सिर्फ 5 मीटर। 5 मीटर, वो कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से सीधी लाइन खींचेंगे तो वो कर्ण बनेगा और दिशा होगी उत्तर पूरब। तो ये सदिश राशि है, वेक्टर। कमाल है। मतलब अगर मैं घर से बाजार जाऊं और वापस घर आ जाऊं, तो दूरी तो होगी, मान लीजिए 2 किलोमीटर, पर विस्थापन 0, क्योंकि आप वहीं वापस आ गए जहां से चले थे। वाह, ये तो बड़ा फर्क है। तो इसी तरह चाल और वेग में भी फर्क होगा, स्पीड और वेलोसिटी। बिल्कुल। चाल है कि आप कितनी तेजी से दूरी तय कर रहे हैं, ये अदिश है, गाड़ी का स्पीडोमीटर चाल बताता है। और वेग है कि आप कितनी तेजी से विस्थापन तय कर रहे हैं और किस दिशा में, ये सदिश है। अच्छा, तो अगर मैं कहूँ गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है तो वो चाल हुई। हाँ, पर अगर कहूँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा से उत्तर दिशा में जा रही है तो वो वेग हुआ। एकदम सही। दोनों का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है एसआई सिस्टम में। और ये चाल या वेग एक जैसा भी हो सकता है और बदलता हुआ भी, है ना? हाँ, एक समान या असमान। और जब ये बदल रहा हो तो हम औसत की बात करते हैं। औसत चाल, औसत वेग। औसत चाल मतलब कुल दूरी बटे कुल समय। हाँ, और औसत वेग हुआ कुल विस्थापन बटे कुल समय। एक और चीज होती है तात्कालिक, इंस्टेंटेनियस चाल या वेग। तात्कालिक मतलब उसी पल का। बिल्कुल, जैसे गाड़ी चलाते वक्त स्पीडोमीटर की सुई जिस नंबर पर है वो उस पल की तात्कालिक चाल है। ठीक है, समझ गया। और ये सापेक्ष वेग क्या था? रिलेटिव वेलोसिटी? वो है एक चीज के मुकाबले दूसरी की गति। जैसे अगर दो ट्रेनें 100 किलोमीटर प्रति घंटा से एक ही पटरी पर एक ही दिशा में जा रही हैं, हाँ, तो एक ट्रेन में बैठे यात्री को दूसरी ट्रेन लगभग रुकी हुई महसूस होगी। उसके सापेक्ष दूसरी का वेग लगभग 0 होगा। हाँ होता है ऐसा। अच्छा, गति कई तरह की होती है ना? जैसे सीधी लाइन में चलना, स्थानांतरीय गति, या गोल घूमना जैसे पंखा, वो हुई घूर्णन गति। और पेंडुलम, वो जो झूलता रहता है, वो दोलन गति, ऑसिलेशन है। ये सब आवर्ती गतियों के उदाहरण हैं जो खुद को दोहराती हैं। और पत्थर फेंकते हैं तो वो एक घुमावदार रास्ते पर जाता है। हाँ, परवलय जैसा।
हाँ, उसे प्रक्षेप्य गति फेंकते हैं। ये सब गतियां बदलती कैसे हैं? मतलब उनकी स्पीड या दिशा कैसे बदलती है? यहीं पे शायद त्वरण आता है, एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही। त्वरण का मतलब ही है वेग में बदलाव की दर, यानी हर सेकंड वेग कितना बदल रहा है। अच्छा, तो अगर स्पीड बढ़ रही है तो त्वरण है? हाँ, धनात्मक त्वरण। और अगर स्पीड घट रही है, जैसे ब्रेक लगाने पर, तो उसे ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहते हैं। ये भी वेग की तरह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। गैलीलियो ने इसके बारे में कुछ समीकरण दिए थे शायद। हाँ, गति के 3 मशहूर समीकरण v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर और v² = u² + 2as। ये शुरुआती वेग u, अंतिम वेग v, त्वरण a, समय t और विस्थापन s के बीच रिश्ता बताते हैं। अच्छा, इनसे हम हिसाब लगा सकते हैं कि कोई चीज कहाँ होगी, कब होगी। हाँ, बिल्कुल। तो गति समझ ली, त्वरण भी समझ लिया, पर ये त्वरण आता कहाँ से है? वेग में बदलाव लाता कौन है? बहुत अच्छा सवाल। यहीं पर बल की एंट्री होती है। बल? हाँ, बल वो बाहरी कारण है, धक्का या खिंचाव, जो किसी चीज की अवस्था बदल सकता है। अवस्था मतलब? रुकी है तो चला दे, हाँ, या चल रही है तो रोक दे, हाँ, या उसकी दिशा बदल दे। ये सब बल ही करता है। इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन है। और ये बल कितने तरह के होते हैं? मोटे तौर पर 2 तरह के। एक तो संपर्क बल, कॉन्टैक्ट फोर्स, जो छूने से लगते हैं, जैसे हम अपनी मांसपेशियों से कोई चीज उठाते हैं, पेशीय बल, या जमीन और टायर के बीच लगने वाला घर्षण बल, फ्रिक्शन। हाँ, घर्षण। दूसरा है असंपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये बिना छुए ही असर डालते हैं। बिना छुए? जादू? जादू नहीं, फिजिक्स। सबसे आम उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है बिना छुए। हाँ, ये तो है। और फिर है विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो बिजली और चुंबक से जुड़े हैं। और फिर आते हैं नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्सेस, जो परमाणु के अंदर उसके नाभिक में काम करते हैं। ये बहुत शक्तिशाली होते हैं। नाभिकीय बल। अच्छा, आपने घर्षण का जिक्र किया था, ये संपर्क बल है, ये जरूरी क्यों है? अरे बहुत जरूरी है। घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है, मतलब उसे रोकने की कोशिश करता है। तो ये तो बुरी बात हुई। नहीं, सोचिए, अगर घर्षण ना हो तो हम चल ही नहीं पाएंगे। हमारे पैर फिसलते रहेंगे। अरे हाँ, हम चीजों को पकड़ नहीं पाएंगे, ब्रेक नहीं लगा पाएंगे, लिखते वक्त पेन या पेंसिल कागज पर चलेगी ही नहीं। बाप रे, तो घर्षण तो बहुत काम का है। बिल्कुल। जब कोई चीज बस फिसल रही होती है तो सर्पी घर्षण लगता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जब कोई चीज लुढ़कती है, जैसे पहिया, हाँ, तो लोटने घर्षण लगता है, रोलिंग फ्रिक्शन। और ये लोटने वाला सबसे कम होता है, इसीलिए पहिए इतने कामयाब हैं। अच्छा, और वो गोल घूमने वाले बल? अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय, सेंट्रिपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। हाँ, जब कोई चीज गोल घूमती है, मान लीजिए आप एक पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमा रहे हैं, तो उसे गोल रास्ते पर बनाए रखने के लिए आपको रस्सी को अंदर की तरफ खींचना पड़ता है ना? हाँ, खींचना पड़ता है। वो जो अंदर की तरफ लगने वाला बल है, वही अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रिपिटल फोर्स है। ये हमेशा केंद्र की ओर लगता है, इसके बिना चीज सीधी निकल जाएगी। और अपकेंद्रीय, वो जो बाहर की तरफ लगता है, जैसे झूले में या गाड़ी में मोड़ पर? हाँ, वो अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स असल में एक वास्तविक बल नहीं है, उसे आभासी बल कहते हैं। वो चीज के जड़त्व के कारण महसूस होता है। चीज सीधी जाना चाहती है पर रास्ता मुड़ जाता है, तो हमें लगता है कि कोई बाहर धकेल रहा है। आपने जड़त्व कहा, इनर्शिया, ये क्या बला है? न्यूटन के नियमों से जुड़ा है क्या? बिल्कुल। जड़त्व किसी भी चीज का वो गुण है जिससे वो अपनी मौजूदा स्थिति में बदलाव का विरोध करती है। विरोध करती है? हाँ। मतलब अगर कोई चीज रुकी है तो वो रुकी ही रहना चाहती है, उसे चलाने के लिए बल लगाना पड़ता है। और अगर वो एक समान गति से सीधी रेखा में चल रही है तो चलती रहना चाहती है। हाँ, उसे रोकने या उसकी दिशा बदलने के लिए बल लगाना पड़ता है। यही जड़त्व है। और ये चीज के द्रव्यमान, मास पर निर्भर करता है। भारी चीज का जड़त्व ज्यादा होता है। अच्छा, भारी ट्रक को हिलाना या रोकना ज्यादा मुश्किल है, हल्की साइकिल से? बिल्कुल। और न्यूटन का पहला नियम इसी जड़त्व का नियम है।
वो कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल न लगाया जाए। जैसे वो बस वाला उदाहरण, बस अचानक चलती है तो हम पीछे क्यों झुक जाते हैं? हाँ, क्योंकि आपके शरीर का निचला हिस्सा बस के साथ आगे बढ़ जाता है, पर ऊपरी हिस्सा जड़त्व के कारण वहीं रहना चाहता है, इसलिए पीछे छूट जाता है और आपको झटका लगता है। समझ गया। ये तो पहला नियम हुआ, बाकी दो। दूसरा नियम बताता है कि बल लगाने से असर कितना होगा। ये कहता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल F उसके द्रव्यमान m और उसमें उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है। F equals to ma। F equals to ma। ये तो बहुत सुना है। मतलब अगर आप ज्यादा बल लगाएंगे तो ज्यादा त्वरण पैदा होगा, या फिर उतने ही बल से भारी चीज ज्यादा m में कम त्वरण पैदा होगा और हल्की चीज कम m में ज्यादा त्वरण। ठीक है। और तीसरा नियम? वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन। ये कहता है कि हर क्रिया की हमेशा एक बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्रिया की प्रतिक्रिया? जैसे जब आप दीवार को धक्का देते हैं, क्रिया, तो दीवार भी आप पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है, प्रतिक्रिया। हाँ, या जब बंदूक से गोली चलती है, क्रिया, तो बंदूक पीछे की ओर झटका देती है, प्रतिक्रिया। अच्छा, तभी बंदूक चलाने वाले को कंधा संभालना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये हो गए न्यूटन के 3 नियम। बल और गति से जुड़ी एक और चीज मैंने सुनी है, संवेग, मोमेंटम। ये क्या है? संवेग, हाँ, ये किसी चलती हुई चीज में गति की कुल मात्रा बताता है। ये उसके द्रव्यमान m और वेग v का गुणनफल होता है। P equals to mv। P equals to mv। तो भारी चीज अगर धीरे भी चले तो भी संवेग ज्यादा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। एक भारी ट्रक अगर धीरे भी चल रहा हो तो उसका संवेग एक तेज रफ्तार साइकिल से ज्यादा हो सकता है। और क्योंकि वेग सदिश है तो संवेग भी सदिश राशि है, इसकी भी दिशा होती है। और इसका क्या फायदा है? मतलब ये क्यों जरूरी है? इसका सबसे बड़ा महत्व है संवेग संरक्षण के नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। संरक्षण मतलब ये बदलता नहीं? हाँ, अगर किसी सिस्टम पर कोई बाहरी बल काम नहीं कर रहा हो तो उस सिस्टम का कुल संवेग हमेशा स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। बाहरी बल ना लगे तो? उदाहरण? जैसे 2 बिलियर्ड गेंदों की टक्कर से पहले दोनों गेंदों का कुल संवेग और टक्कर के बाद दोनों गेंदों का कुल संवेग बराबर रहेगा, भले ही टक्कर में एक गेंद धीमी हो जाए और दूसरी तेज। अच्छा, ये नियम बहुत काम का है। रॉकेट कैसे उड़ता है या धमाके में चीजें कैसे बिखरती हैं, ये सब इसी नियम से समझा जा सकता है। और एक चीज और होती है, आवेग, इम्पल्स। वो क्या है? आवेग होता है जब कोई बड़ा बल बहुत थोड़े समय के लिए लगता है, जैसे क्रिकेट का बल्ला गेंद पर लगता है। हाँ, बहुत कम समय के लिए। तो आवेग होता है बल और उस समय का गुणनफल, J = F × T। और ये आवेग वस्तु के संवेग में आए बदलाव के बराबर होता है। अच्छा, तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। चलिए अब वापस गुरुत्वाकर्षण पर आते हैं। आपने पहले बताया था द्रव्यमान और भार में फर्क। हाँ। द्रव्यमान मास तो पदार्थ की मात्रा है जो कहीं नहीं बदलती, किलोग्राम में। सही। और भार, वेट, वो खिंचाव है जो ग्रह लगाता है, W = mg। ये जगह के साथ बदलता है, न्यूटन में। बिल्कुल। जैसे चांद पर आपका भार पृथ्वी के भार का करीब 6वां हिस्सा होगा, क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण कम है, पर आपका द्रव्यमान उतना ही रहेगा। और ये गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव, ये आता कहां से? न्यूटन ने क्या कहा था इसके बारे में? न्यूटन ने दिया था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। उन्होंने कहा कि इस ब्रह्मांड में हर एक कण हर दूसरे कण को अपनी ओर खींचता है। हर कण? मतलब मेरे और इस माइक के बीच भी खिंचाव है? हाँ, बिल्कुल है। पर क्योंकि आप दोनों का द्रव्यमान बहुत कम है ग्रहों के मुकाबले, इसलिए ये बल इतना कमजोर है कि महसूस ही नहीं होता। अच्छा। न्यूटन ने बताया कि ये खिंचाव बल यानी F उन दोनों चीजों के द्रव्यमान यानी m1 और m2 के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी यानी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब चीजें जितनी भारी होंगी खिंचाव उतना ज्यादा होगा और जितनी दूर होंगी खिंचाव उतना कम। F = G m1 m2 r², ये वाला फॉर्मूला। हाँ, यही। इसमें G एक स्थिरांक है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। ये नियम कमाल का था क्योंकि इसने बता दिया कि सेब क्यों नीचे गिरता है और चांद क्यों पृथ्वी का चक्कर लगाता है, दोनों के पीछे एक ही नियम है। लेकिन
क्या ये गुरुत्वाकर्षण हर जगह एक जैसा है? मतलब पृथ्वी पर ही क्या मेरा भार दिल्ली और मान लीजिए नॉर्थ पोल पर बराबर होगा? नहीं, थोड़ा सा फर्क होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी एकदम गोल नहीं है। वो ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई। अच्छा। तो ध्रुवों पर आप पृथ्वी के केंद्र के थोड़ा ज्यादा करीब होते हैं, इसलिए वहां गुरुत्वीय त्वरण जी का मान थोड़ा ज्यादा होता है और आपका भार भी थोड़ा ज्यादा होगा। भूमध्य रेखा पर दूरी थोड़ी ज्यादा होती है, तो जी और भार थोड़े कम होते हैं। अरे वाह! और पृथ्वी के घूमने का भी कोई असर पड़ता है? हाँ, घूमने की वजह से भी जी का मान थोड़ा कम हो जाता है और ये असर भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएं, ऊंचाई पर, या नीचे जाएं, गहराई में, दोनों ही सूरतों में जी का मान कम होता जाता है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। अच्छा, अब जरा ग्रहों की बात करते हैं। वो कैसे घूमते हैं सूर्य के चारों ओर? केपलर ने कुछ नियम दिए थे। हाँ, न्यूटन से भी पहले टाइको ब्राहे के डेटा का अध्ययन करके केपलर ने ग्रहों की गति के 3 नियम दिए थे। क्या थे वो नियम? पहला, कक्षा का नियम। ग्रह सूर्य के चक्कर गोल रास्तों पर नहीं बल्कि अंडाकार मतलब दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में लगाते हैं और सूर्य उस दीर्घवृत्त के एक फोकस पर होता है। अच्छा, एकदम गोल नहीं? नहीं। दूसरा नियम है क्षेत्रफलीय वेग का नियम। ये थोड़ा पेचीदा लगता है, पर इसका मतलब ये है कि ग्रह जब सूर्य के नजदीक होता है तो तेज चलता है और जब दूर होता है तो धीरे चलता है। क्यों? ताकि वो बराबर समय में बराबर क्षेत्रफल तय करे अगर हम ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली लाइन को देखें तो। ओके, और तीसरा नियम? तीसरा है परिक्रमण काल का नियम। ये कहता है कि जो ग्रह सूर्य के जितना पास है वो उतनी ही जल्दी अपना एक चक्कर पूरा करता है। गणित में कहें तो चक्कर लगाने के समय t का वर्ग उसकी सूर्य से औसत दूरी r के घन के समानुपाती होता है। t² प्रोपोर्शनल टू r³। वाह! केपलर ने ये सब सिर्फ देखकर पता लगा लिया? हाँ, और बाद में न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण नियम से इन तीनों नियमों को गणितीय रूप से सिद्ध भी कर दिया। कमाल है। अच्छा, एक और शब्द सुना है, पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। ये क्या होता है? पलायन वेग वो कम से कम रफ्तार है जो किसी चीज को चाहिए होती है ताकि वो किसी ग्रह या तारे के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से हमेशा के लिए आजाद हो जाए। मतलब इतनी तेज फेंको कि वो वापस लौट कर ना आए। हमेशा के लिए? कितनी होती है ये रफ्तार पृथ्वी के लिए? पृथ्वी के लिए ये करीब 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। 11 किलोमीटर एक सेकंड में? बाप रे! रॉकेट को इतनी स्पीड देनी पड़ती है। हाँ, या उससे ज्यादा अगर उन्हें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलकर दूसरे ग्रहों तक जाना है तो। समझ गया। अच्छा, एक और सवाल। अंतरिक्ष यात्री जो स्पेस स्टेशन में होते हैं वो तैरते क्यों रहते हैं? भारहीन क्यों लगते हैं? क्या वहां गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है? नहीं, खत्म नहीं होता। स्पेस स्टेशन की ऊंचाई पर भी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काफी मजबूत होता है, सतह का करीब 90%। तो फिर वो तैरते क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि स्पेस स्टेशन और उसके अंदर के सारे लोग सब एक साथ पृथ्वी के चारों ओर गिर रहे होते हैं। इसे मुक्त पतन या फ्री फॉल कहते हैं। गिर रहे होते हैं, पर वो पृथ्वी से टकराते क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास आगे की तरफ बहुत तेज रफ्तार भी होती है, करीब 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो वो गिरते तो है पृथ्वी की तरफ, पर उनकी आगे की रफ्तार उन्हें लगातार पृथ्वी के चारों ओर घुमाती रहती है। वो लगातार गिरते हुए एक कक्षा में घूमते हैं, इसीलिए भारहीनता महसूस होती है। वाह, ये तो गजब है। मतलब वो लगातार गिर रहे हैं। हाँ। अच्छा, उपग्रहों की बात हो रही है तो ये भूस्थिर, जियोस्टेशनरी और ध्रुवीय पोलर उपग्रह क्या होते हैं? भूस्थिर उपग्रह वो होते हैं जो पृथ्वी से बहुत दूर, करीब 36,000 किलोमीटर ऊपर, ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर चक्कर लगाते हैं। 36,000 किलोमीटर? हाँ, और वो पृथ्वी के घूमने की रफ्तार से ही घूमते हैं, उसी दिशा में। इसलिए जमीन से देखने पर वो हमेशा आसमान में एक ही जगह पर टिके हुए लगते हैं। अच्छा, इसीलिए डिश टीवी का एंटीना एक ही तरफ फिक्स रहता है। बिल्कुल। इनका इस्तेमाल टीवी प्रसारण, फोन कॉल, मौसम की जानकारी वगैरह के लिए होता है। और ध्रुवीय उपग्रह? ध्रुवीय उपग्रह पृथ्वी के बहुत पास होते हैं, करीब 500 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और वो ध्रुवों के ऊपर से गुजरते हैं, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। अच्छा, पास होते हैं। हाँ, क्योंकि वो पास होते हैं और पृथ्वी नीचे घूमती रहती है, इसलिए वो धीरे धीरे पूरी पृथ्वी की सतह का चक्कर लगा लेते हैं और उसकी तस्वीरें ले सकते हैं। तो इनका क्या काम है?
इनका इस्तेमाल जासूसी, नक्शे बनाने, जमीन के अंदर पानी या खनिज का पता लगाने, फसलों पर नजर रखने, पर्यावरण की निगरानी करने, इन सब कामों में होता है। इसे रिमोट सेंसिंग कहते हैं। समझ गया। ये तो हुई अंतरिक्ष की बातें। अब जरा वापस जमीन पर आते हैं और बात करते हैं कार्य, सामर्थ्य और ऊर्जा की। वर्क, पावर, एनर्जी। हाँ बिल्कुल। हम अक्सर कहते हैं आज मैंने बहुत काम किया, पर फिजिक्स में कार्य का क्या मतलब है? फिजिक्स में कार्य या वर्क का एक बहुत स्पेसिफिक मतलब है। कार्य तभी माना जाता है जब आप किसी चीज पर बल लगाएं ठीक है। और वो चीज उसी बल की दिशा में कुछ दूर खिसके, यानी उसमें विस्थापन हो। अच्छा, तो अगर मैं दीवार को धक्का दूं हाँ। और दीवार हिले नहीं? तो आपने चाहे कितनी भी ताकत लगाई हो, कितनी भी मेहनत की हो, पसीना बहाया हो, फिजिक्स के हिसाब से आपने कोई कार्य नहीं किया, कार्य शून्य है। अरे, ये क्या बात हुई? हाँ, यही फिजिक्स है। कार्य का फॉर्मूला है W = F × D × cos थीटा। F है बल, D है विस्थापन और थीटा है बल और विस्थापन के दिशा के बीच का कोण। कॉस थीटा। ये क्यों? क्योंकि बल का सिर्फ वही हिस्सा कार्य करता है जो विस्थापन की दिशा में होता है। अच्छा। अगर आप बक्से को रस्सी से खींच रहे हैं, हाँ। पर रस्सी थोड़ी ऊपर उठी हुई है, हाँ। तो बल का पूरा असर बक्से को आगे बढ़ाने में नहीं लग रहा। अच्छा। अगर आप बक्सा उठाकर खड़े हैं तो आपने बल लगाया है ऊपर की ओर, पर विस्थापन शून्य है, तो कार्य शून्य। अगर आप बक्सा उठाकर चल रहे हैं तो आप बल ऊपर लगा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, पर विस्थापन आगे की ओर हो रहा है। बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण है और cos 90 डिग्री शून्य होता है, इसलिए चलने का कार्य शून्य है। ये तो बड़ा अजीब है। मतलब कुली जो सिर पर बोझ लेकर चलता है, वो कोई कार्य नहीं करता? फिजिक्स के अनुसार बोझ को हॉरिजॉन्टल दिशा में ले जाने में वो कोई कार्य नहीं कर रहा। हाँ, बोझ उठाने में उसने गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य किया था। कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है। और सामर्थ्य, पावर? सामर्थ्य या शक्ति बताती है कि कार्य कितनी तेजी से किया जा रहा है, मतलब प्रति सेकंड कितना कार्य हो रहा है। P = W/T। अच्छा, कार्य करने की दर, रेट ऑफ डूइंग वर्क। हाँ, इसका मात्रक वॉट है। जैसे 100 वॉट का बल्ब का मतलब है कि वो हर सेकंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा में बदल रहा है। हॉर्स पावर भी इसी का मात्रक है, HP। हाँ, वो भी सामर्थ्य का ही एक पुराना मात्रक है। 1 HP लगभग 746 वॉट के बराबर होता है। और जो बिजली का बिल आता है उसमें यूनिट लिखा होता है। हाँ, वो किलोवाट घंटा होता है। वो सामर्थ्य नहीं, ऊर्जा का मात्रक है। 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट की दर से 1 घंटे तक ऊर्जा का इस्तेमाल। अच्छा, तो ऊर्जा, एनर्जी, ये क्या है फिर? ऊर्जा है कार्य करने की क्षमता, एबिलिटी टू डू वर्क। अगर किसी चीज में ऊर्जा है तो वो कार्य कर सकती है। इसका मात्रक भी जूल ही है। और ये ऊर्जा कितने तरह की होती है? इसके कई रूप हैं। सबसे आम है यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें 2 हिस्से होते हैं, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। जो गति के कारण होती है। हाँ, K = ½ mv²। कोई चीज जितनी भारी होगी और जितनी तेज चलेगी, उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। और दूसरी? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ये किसी चीज की स्थिति या उसकी बनावट के कारण उसमें जमा ऊर्जा होती है। जैसे बांध में ऊंचाई पे रोका गया पानी, उसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है, mgh। या खींची हुई कमान या स्प्रिंग में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है। और क्या रूप है ऊर्जा के? बहुत सारे। ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा जो बैटरी में या हमारे भोजन में होती है, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, और आइंस्टीन का मशहूर समीकरण E = mc² बताता है कि द्रव्यमान भी ऊर्जा का ही एक रूप है। E = mc²। हाँ। और क्या ये ऊर्जा एक रूप से दूसरे में बदल सकती है? हाँ बिल्कुल, यही तो होता रहता है हमेशा। इसे ऊर्जा रूपांतरण कहते हैं। जैसे बिजली के बल्ब में विद्युत ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है, मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा में। और क्या ऊर्जा कभी खत्म होती है? नहीं, यहाँ पर आता है फिजिक्स का एक और सबसे जरूरी नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये क्या कहता है? ये कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। पूरे ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है।
हमेशा? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये प्रकृति के सबसे बुनियादी नियमों में से एक है। चलिए अब आखिर में थोड़ी बात करते हैं सरल मशीनों की। ये क्या होती हैं? सरल मशीनें वो औजार या उपकरण हैं जो हमारा काम आसान बनाती हैं। अक्सर वो हमारे लगाए गए बल को कई गुना बढ़ा देती हैं या बल की दिशा बदल देती हैं। जैसे उत्तोलक, लीवर, कैंची, सरौता, चिमटा, ये सब लीवर के उदाहरण हैं। पहिया और धुरी, व्हील एंड एक्सल, घिरनी पुली जिससे कुएं से पानी खींचना आसान होता है, पेंच, स्क्रू, आनत तल, इंक्लाइंड प्लेन जैसे रैंप जिस पर भारी सामान चढ़ाना आसान होता है। ये काम कैसे करती हैं? ये अक्सर बल आघूर्ण टॉर्क के सिद्धांत पर काम करती हैं। टॉर्क होता है किसी बल का किसी चीज को किसी अक्ष या एक्सिस के चारों ओर घुमाने का प्रभाव। घुमाने का प्रभाव? हाँ, टॉर्क बल गुणा दूरी अक्ष से। जैसे दरवाजे का हैंडल अगर कब्जे के पास लगा हो तो दरवाजा खोलना मुश्किल होगा। हैंडल दूर लगाते हैं, किनारे पर, हाँ, तो दूरी बढ़ जाती है और कम बल लगाकर भी उतना ही या ज्यादा टॉर्क पैदा होता है और दरवाजा आसानी से खुल जाता है। सरल मशीनें इसी तरह कम बल लगाकर ज्यादा काम करने में मदद करती हैं। इसे यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। हाँ, क्या ये मशीनें पूरी तरह से परफेक्ट होती हैं? मतलब जितनी ऊर्जा हम लगाते हैं उतनी ही हमें काम के रूप में वापस मिल जाती है? नहीं, असल दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी मशीन 100% दक्ष, एफिशिएंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ ऊर्जा घर्षण के कारण या हवा के प्रतिरोध के कारण गर्मी या आवाज के रूप में बर्बाद हो जाती है। मशीन की दक्षता हमेशा 100% से कम होती है। ठीक है। और संतुलन, इक्विलिब्रियम, कोई चीज कब स्थिर रहती है, गिरती नहीं? एक बिंदु है जहां हम मान सकते हैं कि उस चीज का पूरा भार काम कर रहा है। अच्छा। कोई चीज तब तक संतुलित रहती है जब तक उसका गुरुत्व केंद्र उसके आधार यानी बेस ऑफ सपोर्ट के ठीक ऊपर रहता है। जैसे ही गुरुत्व केंद्र आधार से बाहर निकलता है, चीज गिर जाती है। और यह संतुलन कितने तरह का होता है? 3 तरह का। स्थायी संतुलन, स्टेबल इक्विलिब्रियम, जैसे एक चौड़े बेस वाला कोन अगर सीधा रखा है, आप उसे थोड़ा हिलाएंगे तो वो वापस अपनी जगह आ जाएगा। दूसरा, अस्थायी संतुलन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जैसे उसी कोन को नोक के बल खड़ा कर दें, जरा सा छूने पर गिर जाएगा, वापस नहीं आएगा। ठीक है। और तीसरा है उदासीन संतुलन, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जैसे एक गेंद या बेलन समतल जमीन पर रखा है, आप उसे लुढ़का दें, वो नई जगह पे जाकर भी संतुलित रहेगा। स्थायी संतुलन के लिए जरूरी है कि चीज का आधार चौड़ा हो और गुरुत्व केंद्र जितना हो सके नीचे हो। समझ गया। तो आज हमने वाकई में फिजिक्स की कई बुनियादी चीजों पर गहराई से बात की। हाँ, गति, बल, जड़त्व, संवेग, गुरुत्वाकर्षण, कार्य, ऊर्जा, संतुलन, और देखा कि ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। ये नियम सिर्फ किताबों में नहीं है, ये हमारे चारों तरफ हर पल काम कर रहे हैं। ग्रहों की चाल से लेकर हमारे मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी तक सब इन्हीं पर आधारित है। ये हमारे भौतिक जगत को समझने की भाषाएं हैं, है ना? एकदम सही कहा। जाते जाते एक विचार, एक सवाल मन में आ रहा है। हमने बात की न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल की। 2 चीजें एक दूसरे को खींचती हैं। हाँ। पर आइंस्टीन का नजरिया थोड़ा अलग था, है ना? उन्होंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण कोई बल है ही नहीं। हाँ, उन्होंने कहा कि ये स्पेस टाइम दिक्काल के मुड़ने या उसमें कर्वेचर आने का नतीजा है जो भारी चीजों की वजह से होता है। स्पेस टाइम का मोड़ना? हाँ, जैसे किसी चादर पर भारी गेंद रखते हैं तो चादर बीच में धंस जाती है। आइंस्टाइन ने कहा कि द्रव्यमान स्पेस टाइम के साथ ऐसा ही करता है और बाकी चीजें उस मुड़े हुए रास्ते पर चलती हैं जिसे हम गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव समझते हैं। तो मतलब सेब नीचे खिंच नहीं रहा, बल्कि वो स्पेस टाइम के उस ढलान पर लुढ़क रहा है जो पृथ्वी ने बनाया है। वाह! क्या गुरुत्वाकर्षण एक अदृश्य धागा है या स्पेस की ज्यामिति का नतीजा? ये सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है ना? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।